नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं शबाब। दिन भर क्या घटा प्रदेश में खास, हम आपको बताएंगे अगले आधे घंटे में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गाजियाबाद से। पहले बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहां पर धर्मांतरण का एक मामला सामने आया है। यहां पर जबरन 20 महिलाओं का धर्मांतरण कराया जा रहा था। मामला संज्ञान में आने के बाद यहां पर जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हैं और उसके बाद वहां पर धर्मांतरण के इस कार्यक्रम को रोका जा सका है। 2 युवकों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। 15 से 20 महिलाओं का धर्मांतरण यहां पर कराया जा रहा था। आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच में पुलिस जुटी है। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपको। बड़ी खबर है गाजियाबाद से। क्रॉसिंग रिपब्लिक में धर्मांतरण का ये मामला सामने आया है, जहां पर बजरंग दल के कार्यकर्ता जानकारी के बाद पहुंचे हैं और इस मामले में बताया ये जा रहा है कि 15 से 20 महिलाओं का धर्मांतरण यहां पर कराया जा रहा था। 2 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक सोसाइटी में ये धर्मांतरण का मामला सामने आया है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर इस धर्मांतरण के कार्यक्रम को रुकवाया। 15 से 20 महिलाओं का धर्मांतरण किया जा रहा था। अनिल चौधरी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर गाजियाबाद से सीधे जुड़ गए हैं। अनिल, क्या जानकारी है, किस तरीके से धर्मांतरण का ये खेल यहाँ पर चल रहा था? देखिए, धर्मांतरण का खेल, ये पूरा खेल जो रचा जा रहा था, पर जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस के द्वारा पूरा जो खेल था वो खत्म किया गया और मौके पर पहुंचकर 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। जो आरोपी है तो प्रेमचंद जिसका नाम बताया गया, अपने आप को पादरी बताता है और उसने एक अन्य साथी की गिरफ्तारी हुई है। तकरीबन 9 बजे का वक्त था जब एक घर के अंदर 15 से 20 महिलाओं को बुलाकर ये धर्मांतरण का पाठ पढ़ा रहा था। तभी इसका धर्मांतरण कर रहा था महिलाओं का। तभी जो है हिंदू संगठन के जो लोग हैं वहाँ पहुंचते हैं और इन हिंदू संगठन के लोगों के साथ में जो तमाम जो लोग हैं, पादरी के लोग थे, वहाँ पर उनके द्वारा हंगामा भी किया जाता है, मारपीट भी की जाती है। पर जैसे ही मारपीट की सूचना गाजियाबाद पुलिस को दी जाती है, जो क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र का मामला है, जब पुलिस वहाँ पहुंची तो 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई और वहाँ देखा कि कैसे 15 से 20 महिलाओं को एक कमरे में बिठाकर और धर्मांतरण का जो खेल है वो चल रहा था। ऐसे लोगों को ये निशाना बनाते थे जो घर से बेरोजगार, जिनका कामकाज चल नहीं रहा है, जो हालत है, माड़ी हालत है, तो उनको ये टारगेट बनाते थे और उन लोगों को बहला फुसलाकर उनको ये कहा जाता था आपको अच्छी खासा धन मिलेगा, अच्छा खासा पैसा मिलेगा। तो लोग जो है धर्मांतरण का शिकार हो जाते थे। लोग अपना धर्म बदलने के लिए तैयार हो जाते थे। ठीक है अनिल, वही ठीक है, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। आप नज़र बना रखिए खबर पर, आगे जो अपडेट्स रहेंगे फिर लौटेंगे आपके पास। उत्तर प्रदेश में बिजली महंगी हो सकती है। बिजली लगभग 30% तक महंगी होगी और सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने जा रहा है। विद्युत नियामक आयोग ने इस मामले में इस प्रस्ताव को पास किया है और पावर कॉरपोरेशन ने बढ़ी हुई दरों का प्रस्ताव भेजा। बिजली कनेक्शन चार्ज भी अब और महंगे हो जाएंगे। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने प्रस्ताव को पास कर दिया है और अब बिजली दरों की बढ़ोतरी से जनता की जेब और ढीली। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश में बिजली महंगी होने जा रही है। 30% बिजली के दाम बढ़ जाएंगे। अगर अब तक आपके घर पे 2000 का बिजली का बिल आता था तो अब 2600 का आएगा लगभग। निकिता हमारी सहयोगी इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी दे रही हैं। निकिता, क्या है प्रस्ताव में और अगर ये एग्जीक्यूट हो गया तो कब से लागू हो जाएगी ये बढ़ी हुई दरें?
देखिए कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को जल्द ही जो बड़ी दर है उसका झटका लग सकता है। जिस तरह से गर्मी पड़ रही है, बिजली का कंज़म्पशन हद से ज़्यादा हो रहा है और आलम ये है कि यहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा इस वक़्त एयर कंडीशन कूलर्स का यूज़ कर रहे हैं, जिस वजह से जो लोड है उसके चलते कहीं न कहीं हम देखते हैं किसी इलाके में ट्रांसफ़ार्मर के फट जाने की जो खबरें हैं वो भी आ रही हैं और इन सब के बीच में पावर कॉर्पोरेशन बिजली दरों के साथ कनेक्शन दरों पर भी बढ़ोतरी की तैयारी कर रहा है और इसके लिए कॉर्पोरेशन ने राज्य विद्युत नियामक आयोग में जो दर हैं उनको कैटेगरी वाइज बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। जिस तरह से बीते शुक्रवार को ये जो प्रस्ताव दिया था अगर मंजूर हो जाता है तो इसका सबसे ज्यादा असर रूरल और अर्बन क्षेत्र के जो भी उपभोक्ता हैं उन पर जरूर पड़ेगा। साथ ही शहरी घरेलू उपभोक्ताओं की दरों में लगभग 35 to 40% और साथ ही ग्रामीण घरेलू जो उपभोक्ता हैं उनकी दरों में 40 to 45% की जो बढ़ोतरी है वो हो सकती है और प्रस्ताव में कॉर्पोरेशन ने कनेक्शन की दरों में भी 25 to 30% बढ़ोतरी की यहाँ पर बात की है। साथ ही मैं कॉर्पोरेशन की भी बात करूँ तो कॉर्पोरेशन ने कलेक्शन के आधार पर प्रस्तावित जो घाटा है 19.644 करोड़ का दिखाया है और इसी आधार पर कॉर्पोरेशन बिजली दरों में जो बढ़ोतरी है वो चाहता है। हालांकि लोग यहाँ पर उनके लिए चिंता का विषय जरूर है क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि भाई 2000 जिसका बिल आता है उसका अब 2600 आएगा। 30% कोई कम परसेंटेज नहीं होता है। मध्यम वर्गीय परिवार को सबसे ज्यादा इसका खौफ होगा कि उनको बढ़ी हुई दरों पर ये देना पड़ जाएगा अमाउंट। हालांकि इन सब पर भी बात हो रही है और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि बिजली दरों के मसले पर 7 जुलाई को सुनवाई होनी है और इस प्रक्रिया के बीच में जो भी दाखिल किया गया कैटेगरी है बढ़ोतरी का प्रस्ताव आयोग स्वीकार उनको नहीं करना चाहिए। हालांकि अब जुलाई तक वेट करना होगा कि आखिर एक मिडिल सोल्यूशन निकाले जिससे उपभोक्ता को भी दिक्कत ना हो और कॉर्पोरेशन को भी दिक्कत ना हो। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या एक सोल्यूशन यहाँ पर निकल के आता है। और जिस तरीके से बिजली की दरों को बढ़ाया जाना है, इससे पहले बिजली के प्राइवेट को लेकर के बड़ा मामला चल रहा था, तो ये तो सीधे तौर पर जनता की जेब पर डाका पड़ेगा। निश्चित तौर पर यहाँ पर निजीकरण की भी सलाह मांगी गई है। आपको ये भी बता दूं कि शासन की तरफ से बिजली कंपनियों के निजीकरण के मुद्दे पर भी सलाह लेने के लिए भी जो नियामक आयोग है उसमें प्रस्ताव दिया गया है। साथ ही टास्क फोर्स ने जो प्राइवेटाइजेशन है उसके मुद्दों पर भी आयोग से सलाह लेने के लिए कहा था। पूर्वांचल की अगर मैं बात करूं तो विद्युत वितरण निगम का जो निजीकरण है वो किया जाना है और उत्तर प्रदेश सरकार इसकी जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ा रही है और निजीकरण में 2 बिजली कंपनियों की जगह 5 बिजली कंपनियां बनाई जानी है और इस कंपनी में जो निजी क्षेत्र है उसमें 51% और सरकारी में 49% हिस्सेदारी भी होनी है। तो फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या कुछ एक सोल्यूशन निकलता है। पार्षद की अगर बात करें तो उन्होंने भी बिजली दरों में 45% तक घटाने का प्रस्ताव आयोग में दाखिल किया है। जो पार्षद हैं वो भी चाह रहे हैं कि इतनी जो दरें हैं जो चिंता का विषय बनने वाला है उपभोक्ताओं के लिए ना हो, इसके लिए अलग अलग जो प्रपोजल्स हैं वो दाखिल हो रहे हैं। 7 जुलाई का फिलहाल हमें इंतजार करना पड़ेगा एक बीच के सोल्यूशन के लिए। ठीक है, आप नज़र बना रखिए, फिर जो खबर पर अपडेट रहेगी फिर लौटेंगे। शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। अगली खबर अयोध्या से, जहां के राम मंदिर में परकोटे के निर्माण का वीडियो जारी किया गया है। ये बड़ी खबर है। इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर परकोटे के निर्माण का राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से वीडियो जारी किया गया है। लगभग 14 फीट चौड़ा ये रामलला मंदिर का परकोटा है। आयताकार परकोटे का तेज़ी से काम चल रहा है। नवंबर से दिसंबर के बीच जो निर्माण का काम है उससे कंप्लीट कर लिया जाएगा। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, अयोध्या के राम मंदिर से जुड़ी हुई। अयोध्या के राम मंदिर में परकोटे का जो निर्माण का काम है वो कंप्लीट कर लिया गया है। अनिल हमारे सहयोगी इसी खबर पर अयोध्या से सीधे जुड़ गए हैं। अनिल, किस तरीके से निर्माण के काम में तेजी है परकोटे के? आपको बताऊं, जिस तरह से जो श्रद्धालु हैं, जो राम से आस्था रखने वाले हैं, जो उनकी आस्था थी कि कितनी जल्दी भगवान श्री राम का मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाए, कितनी जल्दी उसकी जो परिधि है, उसकी जो परकोटा है वो बनकर तैयार हो जाए। तो उस घड़ी बहुत करीब है। नवंबर से दिसंबर तक ये पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया जाएगा। परकोटे की जो चौड़ाई है 14 फीट रखी जा रही है और उसकी जो भव्यता है, उसकी दिव्यता जो भी देख रहा है, तो खूबसूरत कलाकृतियां, त्रेतव से जुड़ी हुई तमाम स्मृतियों से सजी हुई
बेहद आकर्षक, बेहद दिव्य है। आपको बताते चले कि मंदिर की जो दिव्यता है, जो भव्यता है, इस परकोटे के बन जाने के बाद और भी ज्यादा निखर के आ रही है, और भी ज्यादा खूबसूरत दिखती सी नजर आ रही है। जी। और क्या बताया जा रहा है, कितना इस परकोटे का निर्माण का काम है जो बचा है, और किस तरीके से ये मंदिर में जाने वाले लोगों को दिख पाएगा, क्या इसको आने जाने का रास्ता रहेगा, विस्तार से हमारे दर्शकों को थोड़ा समझाइए। बिल्कुल, जिस तरह से मंदिर धीरे धीरे अपनी पूर्णता की तरफ है और भव्य मंदिर बनकर तैयार है। राजाराम दरबार के परिवार से विराजमान हो चुके हैं मंदिर पटस्थल पर। अब दूसरी बारी होती थी कि परकोटे के निर्माण कार्य, जहां पर कई सारे मंदिर बने। परकोटे का निर्माण भी बहुत ही तीव्र गति से किया जा रहा है। नवंबर से दिसंबर मास के बीच में इस परकोटे के निर्माण का कार्य पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसमें खूबसूरत नक्काशी, पिंक स्टोन में खूबसूरत कलाकृतियां बेहद ही आकर्षक लग रही हैं। त्रेता युग की तमाम तस्वीरें इसमें संजोई जा रही हैं, इसमें प्रदर्शित की जा रही हैं। जो भी श्रद्धालु पहुंचेगा राम मंदिर के साथ साथ राम मंदिर में अपने आराध्य के दर्शन पूजन तो करेगा ही, मंदिर की दिव्यता को तो देखेगा ही, लेकिन जो ये परकोटा है ये भी अपने आप में बेहद खास, बेहद आकर्षक है, क्योंकि इसमें जो कलाकृतियां हैं बेहद खास है। जी ठीक है, ठीक है अनिल, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत। अगली खबर लखनऊ से, जहां पर हज यात्रा से वापस लौट रहे 250 यात्रियों को लेकर जैसे ही विमान लखनऊ के चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे पर लैंड करने पहुंचा, लैंडिंग के समय अचानक पहियों के पास से चिंगारी निकल आई। आग निकलने के बाद अफरा तफरी मच गई। गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। लखनऊ के एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान फ्लाइट से ये चिंगारी निकली। फायर टीम ने फोम, पानी ये सब छिड़क कर इस आग की जो शक्ल थी इसको काबू में पाया। 250 से ज़्यादा यात्री इसमें सफ़र कर रहे थे, हज यात्रा कर रहे थे, और हज यात्रा कंप्लीट करके वो वापस अपने शहर लौट रहे थे। फिलहाल विमान में सवार सभी यात्री पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। बड़ी खबर लखनऊ से। लखनऊ एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा टला है। लैंडिंग के दौरान फ्लाइट से चिंगारी निकली है और फायर टीम ने मौके पर फौरन फोम, पानी और तमाम जो आग बुझाने के संसाधन होते हैं उनको इस्तेमाल में लेकर के इस आग पर काबू पाया। संजय इसी खबर पर और ब्रीफ में जानकारी दे रहे हैं। संजय, क्या जानकारी है, क्या बता रहा है एयरपोर्ट अथॉरिटी? राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण एयरपोर्ट पर सुबह लैंडिंग के दौरान टैक्सीवे पर जाते समय सऊदी अरब के एयरलाइंस के विमान में अचानक धुआं व पहिए से धुआं उठने लगा और चिंगारी से आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। और पानी के टैंकर से आग पर काबू पाया। जल्द ही आग लगने पर कंट्रोल रूम की सूचना पर तुरंत ही सुरक्षा दस्ते पहुंचे। इस विमान में लगभग 250 यात्री बैठे हुए थे। इसमें से 6 यात्री हज की यात्रा से लौट रहे थे। ठीक है संजय, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आप नज़र बनाए रखिए, फिर लौटेंगे आपके पास। अगली खबर मथुरा से आपको बताएंगे, जहां पर मकान में हुए हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में इंडिया न्यूज़ की खबर का बड़ा असर हुआ है। इंडिया न्यूज़ ने लगातार इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। नतीजा ये है कि यहां पर ज़मीन के जो कारोबारी थे उस पर केस दर्ज हुआ है। इसी की ज़मीन पर यह मकान में हादसा हुआ था। ज़मीन कारोबारी सुनील के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। सुनील की गिरफ्तारी के लिए फ़िलहाल पुलिस जुटी हुई है। पुलिस ने आरोपी पर इनाम भी घोषित किया है। हादसे में 2 बच्चियों समेत 3 लोगों की मौत हुई थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मथुरा से, जहां पर इंडिया न्यूज़ की खबर का बड़ा असर हुआ है। मकान हादसे में ज़मीन कारोबारी पर केस दर्ज हुआ है। सुनील के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। सुनील की गिरफ्तारी के लिए
पुलिस जुटी हुई है। पुलिस ने आरोपी पर इनाम भी घोषित किया है। हादसे में 2 बच्चियों समेत 3 लोगों की मौत हुई थी। तो मामला बेहद दर्दनाक था, बेहद सुर्खियों में रहा। वीर हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर सीधे मथुरा से जुड़ गए हैं। वीर, क्या है पूरी तफसील से जानकारी बताइए। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से कल मथुरा के गोविंद नगर थाना इलाके में जो मसानी टीला है, इस दौरान जो मट्टी खुदाई चल रही थी और मंदिर की जमीन पर जो भूमाफिया जो लोग हैं वो वहाँ कार्य करा रहे थे। इसी दौरान 5 मकान और मट्टी की ढाल बहने से वो गिर गए। मकान के मलबे में दबने से 2 बच्चियां और एक व्यक्ति की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। और मौत के बाद से जिस तरीके से वह लगातार प्रश्न उठ रहे थे, लगातार लोगों की मांग की जा रही थी कि जो पीड़ित जो मकान स्वामी है उनके द्वारा भूमाफिया के खिलाफ लगातार नगर निगम और प्रशासन से लगातार शिकायत की जा रही थी। इसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई और वहाँ से लगातार जिस तरीके से मिट्टी खुदाई का कार्य चल रहा था, उसमें खनन विभाग और संबंधित थाना पुलिस की लगातार लापरवाही सामने आ रही थी। बावजूद इसके जो इतना बड़ा हादसा हुआ और इस हादसे के बाद इंडिया न्यूज ने पूरी खबर चलाई थी। और इंडिया न्यूज खबर के बाद जिस तरीके से प्रशासन अब नींद से जाग गया है और एसएसपी सलोक कुमार के द्वारा जो आरोपी है सुनील कुमार जैन, उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बाद उस पर 25,000 का जो इनाम है वो घोषित कर दिया है। इनाम घोषित करने के बाद लगातार जिस तरीके से पुलिस की 3 टीमें हैं वो सुनील जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है। पुलिस उसकी कॉल डिटेल भी खंगाल रही है। उसके साथ में और कौन कौन लोग उसमें शामिल थे, हालांकि बताया जा रहा है कि अन्य कई घुमाए टाप के जो लोग हैं वो मंदिर की जमीन पर एक साथ मिलकर के कब्जा करने की फिराक में थे और मंदिर की जमीन को यानी कि वो टीले में तब्दील थी और टीले को धीरे धीरे मट्टी खनन कर और उसको समतल करने का प्रयास किया जा रहा था। इसी दौरान जो मिट्टी के टीली के ऊपर जो मकान बने थे, अब वो मट्टी का ढह जाने के कारण वो 5 मकान जो है वो धराशायी हो गए। धराशायी होने के बाद ये पूरा बड़ा जो हादसा है वो सामने आया, क्योंकि जिसमें 2 बच्चियां और एक व्यक्ति की जो मौत हुई है वो बड़े सवाल खड़े करती है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार शिकायतें की जा रही थी और शिकायतों का कोई संज्ञान प्रशासन स्तर से नहीं लिया जा रहा था, तो बड़ी संवेदनहीनता की जो तस्वीर है जो प्रशासन स्तर से सामने आ रही थी और उसका ये परिणाम जो 3 व्यक्तियों की जो मौत हुई है वो कहीं ना कहीं सिस्टम पर सवाल खड़े कर सरकार लगातार अधिकारियों को निर्देश दे रही है कि किसी भी तरीके की जो जन सुनवाई में लापरवाही है वो ना की जाए। क्योंकि लगातार जिस तरीके से पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनके साथ अपराधी बैठते नजर आते हैं, मुख्यमंत्री लगातार निर्देशों के बावजूद भी ये तरीके की जो तस्वीर है वो मथुरा से लगातार सामने आ रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वीर इस पूरी बातचीत के लिए। आप नज़र बनाए रखिए, फिर लौटेंगे आपके पास। अगली खबर उत्तराखंड से। केदारनाथ में हुए हेलीकॉप्टर घटना के मामले में इंडिया न्यूज़ की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। यहाँ पर आर्यन एविएशन कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जिस तरीके से केदारनाथ में हेलीकॉप्टर का हादसा हो गया था, कई लोगों की इसमें मौत हो गई थी, इस मामले में आर्यन एविएशन कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वायुसेना अधिनियम 1934 के तहत ये एफआईआर दर्ज की गई है। कंपनी के प्रबंधक और मैनेजर के खिलाफ नामजद एफआईआर की गई है। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर उत्तराखंड से, जहां पर केदारनाथ में बेहद दर्दनाक हादसा हो गया था। एक हेलीकॉप्टर जो था वो क्रैश हो गया था और उसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में जो एफआईआर है वो दर्ज की गई है। इस एफआईआर में प्रबंधक और मैनेजर दोनों पर नामजद एफआईआर दर्ज की गई है और इस मामले में आर्यन एविएशन कंपनी, जिस पर वायुयान अधिनियम 1934 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर मथुरा उत्तराखंड से, जहां पर केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश के मामले में आर्यन एविएशन कंपनी पर एफआईआर दर्ज की गई। सचिन हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर सीधे जुड़ गए हैं देहरादून से। सचिन, क्या जानकारी है? देखिए, जिस तरीके से हम उत्तराखंड सरकार की बात करें तो आर्यन एविएशन कंपनी पर जो है सरकार ने एक्शन लिया है, यानी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जो कर्मचारी वहाँ पर मैनेजर है और साथ ही जो ऑफिस के जो स्टाफ के कर्मचारी उस पर जो है एफआईआर दर्ज हुई है।
लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये हादसा ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, क्योंकि उत्तराखंड में लगातार जिस तरीके से हादसे देखने को मिले हैं, हम 2012 से लेकर अभी तक के जितने भी हादसे हैं, यानी कहीं ना कहीं लापरवाही देखी गई है। ठीक है, सरकार जिस तरीके से व्यवस्थाएं करती है, यानी चारधाम यात्रा को उनकी व्यवस्थाएं करती है कि पूर्ण रूप से जो व्यवस्था है वो जो श्रद्धालु आते हैं उनको मिलनी चाहिए। लेकिन हम अगर धरातल पर जाए, लेकिन सरकार के कहने और करते में बहुत डिफरेंट होता है, यानी अंतर होता है। लेकिन हम धरातल पर जाते हैं, जिस तरीके से हमने जिस तरीके से अगर बात की जाए केदारनाथ में जो श्रद्धालु या जो हेलीकॉप्टर में जिस तरीके से एक वीडियो सामने आया है, देखा है, उसमें साफ तौर से बता रही कि डीजीसीए के जो नियम है या धज्जियां उड़ाई जा रही है कंपनी के द्वारा, जिस तरीके से हेलीकॉप्टर को जो है समय से पहले उड़ा दिया जाता है। देखिए, सरकार ने एक्शन लिया है, लेकिन इस पर जांच होनी चाहिए, आगे भी जांच होनी चाहिए। जिस तरीके से कंपनी अनुभवी जो चालक होते हैं, जो पायलट होते हैं, उनको यहाँ पर जो है पहाड़ों में उड़ान भरने के लिए यहाँ पर भेजा जाना चाहिए। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया है। साथ ही जो है डीजीसीए ने अगर बात करी जाए तो जो कर्मचारी आयरन एविएशन कंपनी के जो कर्मचारी है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, यानी लापरवाही, घोर लापरवाही देखने को मिली है। तो आगे भी जो है जिस तरीके से अगर बात करी जाए, क्योंकि हम इस वक्त राजधानी देहरादून में बैठे हैं, ठीक है, सरकार ने फरमान जारी कर दिया है कि जिस तरीके से जो है हेलीकॉप्टर हादसे हो रहे हैं, अधिकारियों के साथ बैठक की जाती है, लेकिन इस पर सख्ताई कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है कि और एफआईआर दर्ज कर दी है सरकार ने और इसके बाद जो है लापरवाही नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से श्रद्धालुओं ने अपनी बात रखी है, श्रद्धालुओं ने बताया है कि जिस तरीके से वहाँ पर जो है कंपनी के द्वारा जो है लापरवाही देखने को मिली, यानी मौसम साफ नहीं है क्योंकि हेलीकॉप्टर उड़ाया जाता है, तो इस पर जांच का विषय, आगे भी इस पर जांच करी जाएगी। लगता है कि जब घटनाएं हो जाती हैं सचिन, तब इस तरीके की चीज़ें एकदम से शुरू हो जाती हैं, लेकिन समय बीतता है, फाइलें बंद हो जाती हैं, चीज़ें ठंडे बस्ते में चली जाती हैं, फिर वैसी उड़ान भरने लगेंगी। ऐसा तो है नहीं कि उत्तराखंड में पहली बार कोई विमान हादसा हुआ हो। इसी तरीके का हाल कंडम बसों का भी है। जब एक कोई घटना हो जाती है तब बसों का रियलिटी चेक होने लगता है, आरटीओ के सामने सवाल होने लगते हैं, बाद में घटना ख़त्म, मामला ठंडा। इसी तरीके से ये भी मामले हवाई जहाज़ वाले भी हैं, हेलीकॉप्टर वाले भी हैं। देखिए, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से जो है यहाँ पर उत्तराखंड के उदाहरण के तौर पर आप समझाऊंगा कि जिस तरीके से होता क्या है, ठीक है, सरकार की व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से चल रही है, सरकार धरातल पर योजनाओं को लाना चाहती है। हेलीकॉप्टर हादसे में जिस तरीके से जो घटना हुई है, काफी दुखद घटना है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कर्मचारी और अधिकारी की बात करें, सरकार के फरमान को वो जारी नहीं कर पाते, यानी सरकार का जो मैटर होता है या सब्जेक्ट होता है जनहित में, उसको सीरियस यहाँ पर अधिकारी नहीं ले रहे हैं। कहने का मतलब यह है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, ठीक है, सरकार केंद्र में भी सरकार भाजपा की है, यहाँ भी सरकार भाजपा की है, लेकिन इस पर मुख्यमंत्री को कड़ी कार्रवाई करनी होगी। यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जिस तरह की लापरवाही यानी श्रद्धालुओं के साथ जो है देखने को मिल रही है, हम केदारनाथ की बात करी जाए या बद्रीनाथ की बात करी जाए, लेकिन जिस तरीके से लापरवाही जो है श्रद्धालु जिस तरीके से अपने बयानबाजी जो है जारी कर रहे हैं, हमने देखा वहाँ पर, साथ ही जो है सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो श्रद्धालुओं के दिखाए जा रहे हैं, तो कहीं ना लापरवाही है। यानी यहाँ पर जो है कार्रवाई करने वाला सरकार की तरफ से अधिकारी क्या करते हैं, चारधाम यात्रा से पहले जो है वहाँ पर जो है मायना करके आ जाते हैं कि सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन अब इस समय जो है जिम्मेदार जो अधिकारी है, जिनको चारधाम यात्रा की जिम्मेदारी दी गई है, या पर्यटन मंत्री सतपाल सचिन कुर्वे हैं, तो कुल मिला के कहा जा सकता है पिछली बार की यात्रा में भी जो पर्यटन मंत्री है सतपाल महाराज कहीं नहीं दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है सरकार के मंत्री की लापरवाही है, और साथ ही जिस तरीके ठीक है सचिन, थोड़े वक्त की कमी है। शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए, फिर लौटेंगे आपके पास। धन्यवाद इस पूरी बातचीत के लिए। इन्हीं तमाम खबरों के साथ ही ग्राउंड रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। लखनऊ में मेरे कैमरा सहयोगी राजेंद्र के साथ मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।